सुप्रभात मित्रों, आप सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी को समास के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण। समास क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षिप्तकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द जो छोटा बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। समास की रचना में दो पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। आइए हम समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। रसोई के लिए घर, इसमें हम रसोई घर भी कह सकते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? तो समास की रचना में दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है। इन दोनों में जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। रसोई के लिए घर, तो फिर रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, तो हाथकड़ी, हथकड़ी। सामाजिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामाजिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामाजिक शब्द के बीच में संबंधों का जो स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामाजिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राज प्लस पुत्र, राज का पुत्र। आइए हम आज समास के 6 भेद पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक के नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञात्व विग्रह में से जो कारक प्रकट होता है उसे कारक वाला वो समास होता है। इससे बनाने में दो पद के बीच के कारण चिन्हों का लोप हो जाता है और तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राह के लिए खर्च, राह खर्च। समास, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि तत्पुरुष समास जो होता है वो पूरी तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तत्पुरुष समास जो है वो पूरी तरह से, तत्पुरुष समास जो होता है पूरी तरह से कारक जैसा होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि तत्पुरुष समास पूरी तरह से कारक की तरह होता है। ये रहा कारक, तो पूरी तरह से कारक जैसा होता है। तो कारक के तो जैसे कि आपको पता है कि 7 भेद होते हैं, तो फिर वही है कि तत्पुरुष समास के भी 7 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। 7वां भेद हम नोट नहीं करते। तो यहाँ पे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कर्मधारय समास, ये 7 भेद हैं। इनका आप उदाहरण जब आप देखेंगे तो फिर आपको साफ साफ पता चल जाएगा। जैसे कि हमको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, रा रेड़ी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे आदि रखता है। तो संबोधन तो इसमें होता नहीं है, तो फिर जो है इसमें वो इसके अकॉर्डिंग लग जाता है। अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो कभी भी तत्पुरुष समास में ये नहीं पूछा जाता कि उसका कौन सा भेद है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे उनके बारे में पता चलता है। आइए हम कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं, जो कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, चरण कमल जो है कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर।
द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है जो कभी और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो जाता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या ही होता है, तो इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि इसमें संख्या जो अगर आपका संख्या आपको दिख गया कहीं पे भी वर्ड में, तो समझ जाना कि ये द्विगु समास है। जैसे कि इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। दोपहर, तो दो पहरों का समूह, समाधर। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समाधर। तो यहाँ पे तो पता चलता है हमें साफ साफ कि यहाँ पे जैसे दो, त्रिये, त्रिये, शताब्दी, ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होता है, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है और ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है, ऐसा कि जरूरी नहीं कि हमेशा विलोम ही होगा। इसके विग्रह करते वक्त और, अथवा या एवं का प्रयोग होता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जल वायु, तो जल और वायु, तो जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है और, अथवा या एवं, तो ये सब जो शब्द या जो है वो अलग से नहीं है, मतलब या नहीं लगता है, और अथवा एवं लगता है बस। तो फिर जो और, अथवा और एवं है उसके उदाहरण यहाँ पे सबकी गिवन नहीं है, बस और के एग्जाम्पल्स गिवन है। तो फिर पाप पुण्य, जैसे पाप और पुण्य, तो ये क्या है कि जिसमें आपको बीच में और, अथवा, एवं मिल जाए तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वो तीसरा पद प्रधान होता है और उसका विग्रह करते वक्त करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि गजानन है तो गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो ये जो है बहुव्रीहि समास है, जब हम उसमें वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब जिसके वह साथ में है, तो ये सब जो शब्द हम लगाते हैं तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो आज मतलब अभी हम द्विगु और बहुव्रीहि समास के अंतर देखते हैं। तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, और नीचे है चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, ये दोनों अलग अलग है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह जो है वो हमारा द्विगु समास हो गया और बहुव्रीहि समास में आ गया चार हैं भुजाएं जिसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुव्रीहि समास में। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को समास समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।